हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कैन एपीसी बी एवर जीरो। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिखा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कभी जीरो हो सकती है। तो मैंने हमेशा बताया स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप वो जो टेबल मैंने पढ़ाया है उसको याद कीजिए और साथ साथ एपीसी का फॉर्मूला याद कीजिए। ठीक है, तो हमको पता है स्टूडेंट्स कि एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई। मतलब कंजम्पशन को हम इनकम से जब कंपेयर करते हैं तो वो एपीसी होता है। अब यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स जीरो किसी भी चीज़ का आंसर कब आएगा, तो हमेशा जब न्यूमरेटर जीरो होगा तभी तो आंसर जीरो आ सकता है। अब देखिए, नीचे तो कुछ भी लिख दीजिए, मान लेते हैं नीचे 100 इनकम थी लेकिन कंजम्पशन जीरो है। ठीक है, अगर नीचे जीरो होता तो उसका आंसर तो नॉट डिफाइन आता। तो याद कीजिए स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ का आंसर जीरो तभी आएगा जब न्यूमरेटर जीरो होगा। लेकिन क्या एपीसी के केस में न्यूमरेटर कभी जीरो हो सकता है? हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बारे में कि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती। भले ही इनकम जीरो हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन कंजम्पशन जो है वो थोड़ी बहुत जो व्यक्ति है अपने नॉर्मल खर्चों के लिए करता है। तो इसका मतलब है एपीसी जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कभी न्यूमरेटर जीरो नहीं आएगा, इस वजह से एपीसी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको बस वो टेबल और फॉर्मूला, इन दो कॉम्बिनेशन से आप इन ऐसे क्वेश्चंस के आंसर बड़े आराम से दे पाएंगे। आइए देखते हैं लिखना कैसे है। एपीसी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो एज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो एट एनी लेवल ऑफ इनकम। तो जो भी मैंने आपको बताया है यहाँ पे अच्छे से उसको डिफाइन कर दिया गया है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसकी डेफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ी थी स्टूडेंट्स, तो एक बार और देख लेते हैं। एमपीसी हमेशा याद रखिए चेंज को दर्शाता है, तो एमपीसी मतलब हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। तो अब इसमें आपको 2 लेवल इनकम दिए होंगे। ठीक है, मतलब आपको जीरो इनकम लेवल आप मान सकते हैं यहाँ पे, जिस पे कंजम्पशन 40 था, और अगर 100 करते हैं तो यहाँ पे 120 था। तो इन दोनों के बीच में जो चेंज आया है उसको आपको दिखाना होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, चेंज इन कंजम्पशन मतलब डेल्टा सी अपॉन चेंज इन इनकम डेल्टा वाई। आपकी इनकम में बदलाव आने से आपके खर्चे पे कितना बदलाव आया उसको नापने के लिए होता है एमपीसी। बड़ा ही सिंपल था स्टूडेंट्स, याद रखिएगा डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला आप ज़रूर लिख दें। अगर कोई डेफिनेशन सिंपल से सीधे सीधे पूछता है तो उसमें फॉर्मूला लिखना है आपको। क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा गया है कैन द वैल्यू ऑफ एमपीसी बी ग्रेटर देन 1। चलिए इसको भी उसी टेबल के हिसाब से हम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं एमपीसी जो है उसकी जो वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब किसी भी चीज़ की वैल्यू एक से ज़्यादा, ग्रेटर देन 1 लिखा है ना, कब होगी, तो ज़रा ध्यान से सोचिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं 40 लिख देता हूँ, चलिए, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 120। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज इन इनकम। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं 80 लिखता हूँ स्टूडेंट, 120 ना लिख के 80 लिखता हूँ, और यहाँ पे 100 लिखता हूँ। याद कीजिए वो वाला टेबल के हिसाब से ही लिख रहा हूँ मैं। हमेशा जो कंजम्पशन, पहले इनकम बदलती थी फिर कंजम्पशन बदलता था। इनकम जो थी पहले 0 थी, फिर 100 हुई, फिर 200 हुई। कंजम्पशन 40 था, फिर 120 हुआ, फिर 200 हुआ, इस तरीके का था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकम बढ़ रही है, उसके साथ कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा जितना इनकम बढ़ रही है। और ये साफ सीधी बात है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो कुछ पैसा आप सेव भी तो करेंगे। स्टार्टिंग में भले ही सेविंग आपकी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे आपके पास आपके सभी नीड्स पूरी होती जाएंगी आपकी सेविंग बढ़ती जाएगी। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई भी व्यक्ति, इनकम अगर बढ़ती है तो वो सारी की सारी, ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी उसको कंज्यूम करने लग जाए या उससे ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका आंसर 1 कब होगा, 1 से ज़्यादा तभी होगा जब न्यूमरेटर ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा, है ना। न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तभी तो आंसर 1 से ज़्यादा आता है हमेशा, और इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आंसर मिल गया ना हमको दोबारा उसी टेबल से और फॉर्मूले से। तो यहाँ आपको सिंपल सा लिख देना है, नो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी 1
व्हेन द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड एंड नथिंग इज सेव्ड आउट ऑफ इट। तो इसका मतलब है एमपीसी की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, लेकिन बहुत ही कम सिचुएशंस ऐसी होती हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस व्यक्ति की स्टार्टिंग की ऐसी पॉसिबिलिटीज़ चल रही हैं, मतलब स्टार्टिंग में उसकी इनकम अभी बढ़ी है, तो क्या करेगा, ज़रूरत पूरी करने के लिए वो हो सकता है सारी की सारी इनकम भी खर्च कर दे। तो 1 के बराबर तो हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा कैसे करेगा? वो अपनी इनकम से ज़्यादा थोड़ी खर्च करने लग जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। हाँ, इक्वल टू 1 होने के चांसेस हैं, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर यही मान के चलते हैं कि इक्वल टू 1 भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हमेशा याद रखिएगा, अगर एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सिर्फ एक पॉइंट ही बताना है, ज़्यादा मत इसमें उलझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एपीसी और एमपीसी में क्या फ़र्क है? एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, तो एपीसी एक से ज़्यादा हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन एक लेवल पे होती है स्टार्टिंग में, है ना। जब इनकम 0 होती है तो कंजम्पशन 40 होती है, तो ऐसे केस में ये तो 1 से ज़्यादा पहुँच गया। उसके अलावा या 0 के अलावा अगर यहाँ पर 100 होती थी तो कंजम्पशन 120 होती थी, तो उस केस में भी एपीसी 1 से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एमपीसी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, हमने ऊपर पढ़ा। तो दोनों ही केस हमने ऊपर अभी करके आए हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी हमारे लिए आसान हो गया है। एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, बट द वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन 1। ब्रेक इवन पॉइंट आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जहाँ पे कंजम्पशन जो है वो इनकम के बराबर होती है। तो इससे पहले क्या था, कंजम्पशन ज़्यादा थी, इनकम कम थी। तो इस तरीके से आपको एक नंबर के क्वेश्चन के आंसर देने हैं स्टूडेंट्स। आगे आने वाली क्लासेस में और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन, बाय बाय।